हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न का 5वां पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट में भी हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट 10 सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो 50 लघुत्तरीय प्रश्न का जो भी यहाँ पे हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं ना, तो आप सभी सीरीज को स्टार्टिंग से शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करने का, पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% परीक्षा में यहीं से पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को सेलेक्ट किए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो प्रश्न 10 बार से भी ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों, क्लास को जो ना बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे क्लास को स्टार्टिंग से शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा और फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शानदार क्लास है। तो देखिएगा दोस्तों, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न एक रहा है कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का क्या भूमिका था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रेलिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गई। मेज़िनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी एवं मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मैटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मन में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रेलिया ने मैटरनिक द्वारा दमनकारी कानून देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कालस्यवाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधक रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रेलिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गई। मेज़िनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी एवं मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की चांसलर मैटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मन में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रेलिया के मैटरनिक द्वारा दमनकारी कानून कालस्यवाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधक हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिएगा क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करने का। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि मैटरनिक युग क्या है, ठीक है। तो प्रश्न एक रहा है कि मैटरनिक युग क्या है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन थे, तो मैटरनिक थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैटरनिक जो थे ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ था, ठीक है। वियना कांग्रेस सम्मेलन के दौरान
यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद गणतंत्र का विरोध था। 1848 क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। ठीक है, तो आप कैसे लिखेगा दोस्तों मेटरनिख युग क्या है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि मेटरनिख क्या था, वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ था और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोध था। 1848 क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबाल्टी कौन था, या फिर इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी गैरीबाल्टी की, अथवा गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। तो यहाँ पे 3 को प्रश्न है। ठीक है, तो तीनों प्रश्न का आंसर ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये वाला उत्तर होगा। तो 3 में से अगर 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो एक ही आंसर लिखना है। ठीक है, गैरीबाल्टी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, या फिर अथवा गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। तो 3 में से एक प्रश्न आएगा ना, तो इसका उत्तर लिख देना है। देखिएगा दोस्तों, उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्टी की तलवार ने पूरा किया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्टी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। वो क्या करता था दोस्तों, वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने शस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई। वो क्या बनाई थी, उसने शस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाई। उनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था। वो क्या करना चाहता था दोस्तों, पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लौह एवं रक्त की नीति क्या थी, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर में लिखते हैं कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण कराना था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण कराना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर में लिखते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। ठीक है, कौन बना, 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यमूय वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के अनुसार कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी उपयाप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिनमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी में आरंभ हो गई। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग इसका डेफिनेशन है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां है। ठीक है, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर में लिखते हैं कि वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी। क्या थी दोस्तों, वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी
नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली और ऑस्ट्रेलिया परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्य के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। ठीक है, तो इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे जितने भी अधिकतर प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए सभी प्रश्न 5 मार्क्स के। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है, 5 मार्क्स के देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, तो बिस्मार्क के कार्यों की क्या करना है दोस्तों, चर्चा करना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थी। क्या थी दोस्तों, वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थी। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। किसमें भाग लिया था, फ्रैंकफर्ट संसद में बिस्मार्क ने भाग लिया था। रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 ईस्वी में वो पर्सा का चांसलर भी बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने पर्सा और आर्थिक सैनिक के शक्ति सुर की तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864 ईस्वी में, ऑस्ट्रिया 1866 से गोविया का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था। ठीक है, इस तरह लिखिए, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं कि प्रजा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर नियुक्त किया। जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रजा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति शुरू हो गई। प्रजा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप भी यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन एवं राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का क्या करना है दोस्तों, उल्लेख करना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं कि 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मैटरनिक प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्रों के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्लास को जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन के कौसुद के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कौसुद के योगदान का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं कि हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौसिद तथा फ्रांसिस डीक ने किया। ठीक है, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कौसुद तथा फ्रांसिस डीक ने किया था। कौसुद लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कौसुद
अधीनता का विरोध कर यहीं की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही 50% में से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम से पहले यहाँ पे टोटली यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे टोटली काफ़ी महत्वपूर्ण और भी यहाँ पे गेस क्वेश्चंस देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे डेली क्लास चलती है दोस्तों। क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और यहाँ पे क्लास का टाइम को भी नोट कर लीजिए। 1 बजे डेली दोपहर में क्लास होती है, शाम 6 बजे डेली क्लास होती है। जो भी अभी आप क्लास कर रहे हैं, रात्रि 9 बजे क्लास होती है। तो ये आपको सभी क्लास को रेगुलर प्रत्येक दिन करते हुए जाना है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।